Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, how are you all? We have started our second chapter of biology. The name of chapter you are very much familiar with the name of the chapter. The name is solving a biological problem. इस चैप्टर में हम लोगों ने बेसिकली काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिस्कस कर ली हुई हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है, बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है, बायोलॉजिकल मेथड जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए कितने स्टेप्स करने होते हैं, उन स्टेप्स को हम लोगों ने वन बाय वन डिस्कस किया डिटेल में। फिर हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली मलेरिया को एज एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम लेके काफ़ी हर चीज़ को डिटेल में डिस्कस किया। रोनाल्ड रॉस का एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने देखा। डिफरेंट जो साइंटिस्ट थे उनकी जो वर्किंग थी उनको हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किया। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। टॉपिक का नाम क्या है? थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है बेटा हमारे पास? ये प्रिंसिपल जो आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये प्रिंसिपल है अबाउट उसूल। इट मीन्स उसूल। तो जब मैंने साइंस की डेफिनेशन करवाई थी आपको, तो मैंने ये बताया था कि वो स्टडी साइंस टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर, कि जो कुदरत के कवानीन हैं, जो कुदरत के उसूल हैं, उनको बेहतर तौर पे पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम लोग साइंस को स्टडी करते हैं। तो थ्योरी और लॉ क्या है, इसको आज हम देख लेते हैं वन बाय वन हर चीज़ को, कि ये क्या चीज़ें हैं और हमारा जो बायोलॉजी है उनके साथ इसका क्या रिलेशनशिप है और हमारे इस चैप्टर में इसका क्या ताल्लुक़ है। तो सबसे पहले हमारे पास है थ्योरी। थ्योरी क्या होती है, इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। द हाइपोथेसिस, जो थ्योरी है ये हाइपोथेसिस के बाद ही बनाई जाती है। दी हाइपोथेसिस एक ऐसा हाइपोथेसिस दैट स्टैंड्स, जो बरकरार रहे, द टेस्ट ऑफ टाइम, उस टाइम पे जब इसको टेस्ट किया जा रहा हो। ऑफन टेस्टेड, ऑफन मीन्स अक्सर, जिसको अक्सर टेस्ट किया जाए। एंड नेवर रिजेक्टेड, और उसको कभी रिजेक्ट ना किया जाए, कभी उसको रद्द ना किया जाए। इस तरह के हाइपोथेसिस को क्या कहते हैं? थ्योरी। कोई भी एक ऐसा हाइपोथेसिस जिसको बहुत दफ़ा जजमेंट की जाए, उसकी टेस्टिंग की जाए, लेकिन उसको रिजेक्ट ना किया जा सके, तो ऐसा हाइपोथेसिस क्या होता है हमारे पास? वो हमारे पास बन जाती है थ्योरी। मेरे साथ आप रिवाइज करें। द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड्स द टेस्ट ऑफ टाइम, ऑफन टेस्टेड एंड नेवर रिजेक्टेड। ये जो ऑफन से रिजेक्टेड तक की स्टेटमेंट है, इसको आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है। The hypothesis that stands the test of time, often tested and never rejected, is called theory. अब देखिए, आपसे मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देती हूँ। मैं एग्जांपल देती होती हूँ अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कि बेटा जब आप कोई भी मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपका जो आंसर है वो ठीक आ जाता है, तो आप क्या होते हैं, आप उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। फिर आपका दिल करता है कि आप पूरे एक्सरसाइज जो है उसको खुद ही सॉल्व कर लें। उसी तरह से जो कोई हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होता, वो एक्सेप्ट हो जाता है। तो क्या होता है कि वो जो साइंटिस्ट जो कि उस एक्सपेरिमेंट में काम कर रहा होता है, एक्सपेरिमेंटली उसको प्रूव कर रहा होता है, वो उसका कॉन्फिडेंस होता है वो इंक्रीज़ होता है। तो इट इंक्रीज़, इट से मुराद यहाँ पे क्या है? थ्योरी। थ्योरी इंक्रीज़ द कॉन्फिडेंस ऑफ द साइंटिस्ट। इससे क्या होता है कि जो साइंटिस्ट काम कर रहा होता है किसी भी थ्योरी पे, उसका जो इत्मीनान है वो बढ़ जाता है। बट वी कैन नॉट पब्लिश इट बिकॉज इट इज़ नॉट अप्रूव्ड वर्ल्ड वाइड। लेकिन इतनी अच्छी हमारी काविश होने के बावजूद भी, इतना कॉन्फिडेंट होने के बावजूद भी हम लोग इसको पब्लिश नहीं कर सकते, हम लोग इसको किसी भी बुक में शाया नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिवर्सल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे अभी ये बात अप्रूव नहीं हुई है कि वाकई जो हाइपोथेसिस है, जो हमारा हाइपोथेसिस है वो कहीं रिजेक्ट नहीं हो सकता। ये तो हमारी अपनी एक्सपेरिमेंट है ना, हम लोग कह रहे हैं ना कि हमारा जो हाइपोथेसिस है वो हम लोगों ने इतना अर्सा उस पर एक्सपेरिमेंट किया और वो कभी भी रिजेक्ट नहीं हुआ। लेकिन हो सकता है कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी साइंटिस्ट ऐसा मौजूद हो जो उसको रिजेक्ट कर सके। यही वजह है कि हम लोग इसको पब्लिश नहीं कर सकते, चाहे हम लोग उसके बारे में कितने भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हों। नेक्स्ट हम लोग ये देख लेते हैं कि कोई भी जो थ्योरी होती है वो प्रोडक्टिव थ्योरी क्या होती है, या वो प्रोडक्टिव थ्योरी कैसे बनती है। प्रोड्यूस से निकला है प्रोडक्टिव। प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? पैदा करना, कोई नई चीज़ निकालना। प्रोडक्टिव थ्योरी ऐसी थ्योरी होती है कि वो थ्योरी जिसको बनाने के बाद हमारे पास न्यू हाइपोथेसिस आए,
और उन न्यू हाइपोथेसिस को पे हम लोग फिर काम करना स्टार्ट कर दें। प्रोडक्टिव थ्योरी कीप्स ऑन सजेस्टिंग न्यू हाइपोथेसिस एंड सो टेस्टिंग गोज़ ऑन। प्रोडक्टिव थ्योरी की वजह से हमारे पास न्यू हाइपोथेसिस आते हैं और फिर हमारा इस तरह से जो टेस्टिंग का प्रोसेस है वो गोज़ ऑन, वो चलता रहता है। साइंटिस्ट जो साइंसदान होते हैं टेक इट, लेते हैं इसको एज चैलेंज, एक चैलेंज के तौर पे, यानी कि एक चुनौती, आप लोग एक वर्ड यूज़ किया चैलेंज, आप लोग होप सो बेटर अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कोई भी चैलेंज होता है साइंटिस्ट इसको चैलेंज के तौर पे लेते हैं। एंड एग्जर्ट ग्रेटर एफर्ट्स टू डिसप्रूव द थ्योरी, और इस थ्योरी को गलत साबित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश लगाते हैं, अपनी पूरी जान लगाते हैं। प्रोडक्टिव थ्योरी हमारे पास ऐसी थ्योरी होती है जो हमें नए हाइपोथेसिस के बारे में बताती हैं और इस तरह से जो हमारा टेस्टिंग का प्रोसेस है वो गोज़ ऑन, वो चलता रहता है। प्रोडक्टिव थ्योरी जो साइंटिस्ट होते हैं उसको एज अ चैलेंज लेते हैं और उसको डिसप्रूव करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने बात की थ्योरी की। थ्योरी क्या होती है? बेसिकली द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड्स द टेस्ट ऑफ टाइम, ऑफन टेस्टेड एंड नेवर रिजेक्टेड इज कॉल्ड थ्योरी। थ्योरी की वजह से किसी भी साइंटिस्ट का जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो बहुत इंक्रीज़ होता है, लेकिन हम लोग इसको पब्लिश नहीं कर सकते क्योंकि ये भी इंटरनेशनल लेवल पे अप्रूव नहीं हुई होती। प्रोडक्टिव थ्योरी के बारे में मैंने बताया आपको कि प्रोडक्टिव जो थ्योरी है इसकी वजह से हमारे पास न्यू हाइपोथेसिस आते हैं और जो हमारा टेस्टिंग का प्रोसेस है वो हम लोग कैरी ऑन रखते हैं। साइंटिस्ट जो होते हैं वो प्रोडक्टिव थ्योरी को एज अ चैलेंज लेते हैं और उसको डिसप्रूव करने के लिए, उसको गलत साबित करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लॉ एंड प्रिंसिपल। लॉ और प्रिंसिपल की 3 डेफिनेशंस हैं। सबसे पहली है इररिफ्यूटेबल और अनरिजेक्टेड थ्योरी, ऐसी थ्योरी जिसको रिजेक्ट ना किया जा सके। इररिफ्यूटेबल का भी मतलब होता है जिसको रद्द ना किया जा सके। रिजेक्ट का मतलब भी होता है जिसको रद्द ना किया जा सके, जिसको हम लोग गलत साबित नहीं करते, जिसको हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको ना माने, हम लोग उसको मानते हैं। इररिफ्यूटेबल और अनरिजेक्टेड थ्योरी इज कॉल्ड लॉ और प्रिंसिपल। अच्छा बेटा, जो लॉ और प्रिंसिपल है ना ये सेम ही चीज़ें हैं। प्रिंसिपल कहते हैं उसूल को और लॉ कहते हैं किसी भी कानून को। अच्छा, प्रिंसिपल ये PLE वाला प्रिंसिपल है जो किसी भी उसूल को कहते हैं, और PAL वाला प्रिंसिपल भी एक होता है, वो प्रिंसिपल किसी भी इदारे का हेड होता है। जैसे कि हमारे स्कूल की प्रिंसिपल है ना, तो इसी तरह से कोई भी सरबराह जो होता है, हेड होता है, उसको प्रिंसिपल कहते हैं। सेकेंडली जो इसकी डेफिनेशन वो है यूनिवर्सल फैक्ट ऑफ नेचर। कुदरत का एक ऐसा कानून जो एक यूनिवर्सल फैक्ट हो, जो कि एक मतलब कि दुनिया के किसी भी कोने में जाके उसको कोई चैलेंज ना कर सके। कोई भी एक ऐसा फैक्ट, कोई भी एक ऐसी हकीकत जिसको कोई चैलेंज ना कर सके, वो होती है लॉ या फिर प्रिंसिपल। और इसकी जो थर्ड डेफिनेशन है वो ये है इफ़ अ थ्योरी सर्वाइव्स सच डाउटफुल अप्रोच एंड कंटिन्यूज टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इज कॉल्ड लॉ और प्रिंसिपल। इफ़ अ थ्योरी सर्वाइव्स, अगर कोई एक थ्योरी बरकरार रहती है, सच डाउटफुल अप्रोच, कौन सी डाउटफुल अप्रोच? डाउटफुल मतलब शक या शुबे की गुंजाइश, जो कि शक और शुबे की गुंजाइश में भी बरकरार रहती है, एंड कॉन्टीन्यूज़, और अपना जो तसलसल उसका कायम रहता है, टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, और इसको तजर्बे करके एक्सपेरिमेंटल जो गवाही है उसके बाद, एक मतलब कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो रिज़ल्ट्स मिलते हैं वो वाले रिज़ल्ट अगर इसको अप्रूव करें, इसको सपोर्ट करें, और किसी भी शक व शुबे वाले जो मुश्किल हालात है उन हालात में भी अगर ये सर्वाइव कर जाती है, कोई भी एक ऐसी थ्योरी जो कि किसी भी डाउटफुल अप्रोच में भी अपने आप को स्टेबल रखती है, और एक्सपेरिमेंटल जो एविडेंसेस हैं अगर वो भी उसको सपोर्ट कर देते हैं, तो इस तरह की थ्योरी को हम लोग लॉ या फिर प्रिंसिपल कहते हैं। 3 डेफिनेशंस पढ़ी हैं हम लोगों ने। सबसे पहली है इररिफ्यूटेबल और अनरिजेक्टेड थ्योरी इज कॉल्ड लॉ। सेकेंडली है यूनिवर्सल फैक्ट ऑफ नेचर इज आल्सो कॉल्ड लॉ और प्रिंसिपल। थर्डली है इफ़ अ थ्योरी सर्वाइव्स, मेरे साथ पढ़ें आप, इफ़ अ थ्योरी सर्वाइव्स such doubtful approach and continues to be supported by experimental evidence is called is called law or principle। मेरे साथ पढ़ें एक दफ़ा। If a theory survives such doubtful approach and continues to be supported by experimental evidence is called law or principle। अच्छा, अब आपको क्वेश्चन में बहुत, ये बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि गिव एग्जांपल्स ऑफ बायोलॉजिकल लॉज या फिर बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स।
तो 2 लॉज या 2 प्रिंसिपल्स हैं जो आपकी बायो की बुक में डिस्क्राइब किए गए हैं बाय नेम। द फर्स्ट वन इज़ हार्डी-वेनबर्ग लॉ और दूसरा है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। क्लास 10 में जाके आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपको ये पूछा जाता है कि 2 लॉज की एग्जांपल बताएं तो आपने बताने हैं कि हार्डी-वेनबर्ग लॉ और दूसरा है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो 3 डेफिनेशंस पढ़ी हैं हम लोगों ने लॉ प्रिंसिपल के बारे में, और इसकी जो 2 आप यूँ कह सकते हैं कि जो 2 लॉज हैं उनकी एग्जांपल भी हम लोगों ने पढ़ ली। कौन कौन से हैं वो? हार्डी-वेनबर्ग लॉ और मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अगर तो आपको पूछा जाता है क्वेश्चन के लॉ या प्रिंसिपल को डिफ़ाइन करें तो आपने साथ में ये एग्जांपल उसकी ज़रूर मेंशन करनी है, चाहे वो पूछे या चाहे ना पूछे। लेकिन 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन सेपरेटली भी पूछा जा सकता है कि बायोलॉजिकल लॉज की एग्जांपल्स हैं, तो फिर आपने हार्डी-वेनबर्ग लॉ और मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस लिखना है वहाँ पे। जो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस। डाटा ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? किसी चीज़ को तरतीब देना, किसी चीज़ को अरेंज करके रखना। और एनालिसिस का मतलब मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, एनालाइज करना, किसी चीज़ का तज्जिया करना। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डाटा क्या होता है। क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ डाटा, तो आप क्या बता सकते हैं कि एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन, एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड डाटा। वो इंफॉर्मेशन आपके नाम के बारे में हो सकती है, आपके क्वेश्चन जो पेपर्स में आपके ऑब्टेन मार्क्स होते हैं उसके बारे में हो सकती है, उस वैल्यू के बारे में हो सकती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में हो सकती है, आपकी क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। यानी कि कोई भी किसी भी तरह की जो इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डाटा। लेकिन साइंटिफिक डाटा ये सिंपल रॉ डाटा होगा जो हमारे पास कॉमन डाटा होगा। वो साइंटिफिक डाटा कब होगा? जब हम लोग उस डाटा को ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंटेशन से हासिल करते हैं। वी हैव टू कलेक्ट दैम से मुराद यहाँ पे डाटा फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। वो डाटा तब तक साइंटिफिक डाटा नहीं कहलाएगा जब तक कि हम लोग उसको ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंटेशन से हासिल ना कर लें। तो हमारे पास डाटा क्या है? डाटा किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन है, और वो इंफॉर्मेशन हम कहाँ से लेते हैं? वो हम लेते हैं ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंटेशन से। तो डाटा की हो गई, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज़ डाटा ऑर्गेनाइजेशन। बिफोर मेकिंग अ हाइपोथेसिस, साइंटिस्ट collect data and organize data. It is very important step before conducting an experiment. बेटा हाइपोथेसिस को बनाने से पहले जो ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं, तो मे बी के लेट्स सपोज के आप कहीं पे हम लोग जाते हैं, हम लोगों ने एक ज़ू को विज़िट किया है, तो वहाँ पे हम लोगों ने कुछ एनिमल्स देखे, तो उनको हम लोगों ने अपनी नोटबुक पे या जो भी हमारे पास पर्सनल डायरी, हम लोगों ने उस इंफॉर्मेशन को नोट कर लिया। सेकेंडली हम लोग दोबारा कभी किसी रिवर को हम लोगों ने विज़िट किया है, तो वहाँ पे जो हमें डाटा मिला है उस ऑब्ज़र्वेशन को हम लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन में सेव कर लिया है। थर्डली फिर हम कभी जाते हैं तो उस इंफॉर्मेशन को हम लोगों ने कहीं सेव तो नहीं किया, बस वो हम लोगों ने उसको देखा हुआ है और वो हमारे माइंड में सेव है। तो जब हमने कोई हाइपोथेसिस बनाना है तो ऐसा हो सकता है ना, ऐसा तो नहीं होगा कि हम लोग उसको सारी की ऑब्जर्वेशन जो है उसको पहले देखें, अच्छा मैंने पता नहीं अब वो कहाँ रख दी थी, पता नहीं मैंने वो चीज़ लिख के कहाँ रखी थी। तो इस झंझट से बचने के लिए जो साइंटिस्ट होते हैं वो अपने डाटा को ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं। पहले डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उसको एक जगह पे रख के लिख के रख लेते हैं, ताकि अगर हम लोगों ने इस डाटा को कहीं पे यूज़ करना है तो ये प्रॉपर अरेंजमेंट में हो, ये एक इसकी जो तरतीब हो हमारे पास। तो किसी भी हाइपोथेसिस को बनाने से पहले जो साइंटिस्ट होते हैं वो डाटा को कलेक्ट करते हैं, ना सिर्फ कलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं, उसकी नंबरिंग दे के रखते हैं कि फ़लाँ जगह पे हमने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की थी, तो फ़लाँ जगह पे हम लोगों ने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की थी। तो जो डाटा ऑर्गेनाइजेशन होती है ये किसी भी एक्सपेरिमेंट से पहले वाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। हम लोगों ने बात की डाटा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सबसे पहले मैंने बताया कि डाटा जो होता है वो क्या होता है। डाटा किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को डाटा कह सकते हैं, लेकिन तब कह सकते हैं जब हम लोग उस इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से हासिल करें। दूसरा ये है कि जो डाटा ऑर्गेनाइजेशन है ये होती क्या है और ये क्यों करते हैं।
किसी भी हाइपोथेसिस को बनाने से पहले जो साइंटिस्ट होते हैं वो डाटा को कलेक्ट करते हैं और उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। और किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने से पहले ये एक बहुत बेसिक और इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। डाटा ऑर्गेनाइजेशन के बगैर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट एक हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाउ डाटा कैन बी ऑर्गेनाइज्ड, कि जो हमारे पास डाटा है उसको किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, किस तरह से उसकी तरतीब लगाई जा सकती है। तो हम लोग यूँ कह सकते हैं कि डाटा कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। डिफरेंट तरह से हम लोग किसी भी डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। पहले नंबर पे ग्राफिक्स, ग्राफ बना के। सेकेंडली टेबल बना के। थर्डली फ्लो चार्ट, डायाग्राम बना के, जिसमें हम लोग दो चीज़ों को कंपैरिजन बता सकते हैं। थर्डली मैप्स बना के, नक्शे बना के। और फोर्थ नंबर पे विद द हेल्प ऑफ डायाग्राम्स। तो डाटा को 5 तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, फ्लो चार्ट, डायग्राम्स या फिर मैप्स और डायग्राम्स। 5 चीज़ें पढ़ी हैं हमने यहाँ पे, ग्राफिक्स, टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, मैप्स एंड डायग्राम्स। सेकंड एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ डाटा ऑर्गेनाइजेशन, डाटा ऑर्गेनाइजेशन का हमें फ़ायदा क्या होता है। तो आप ये बता सकते हैं कि डाटा ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूव्स बेहतर करता है। डाटा ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बेहतर करता है किसको, द क्वालिटी ऑफ डाटा, जो हमारे पास डाटा होता है उसके मयार को बेहतर बना देता है। कौन बना देता है, डाटा ऑर्गेनाइजेशन। नो वन कैन चैलेंज द क्वालिटी ऑफ डाटा इफ़ डाटा, कोई भी इंसान किसी उस डाटा की क्वालिटी को चैलेंज नहीं कर सकता। कब, इफ़, अगर डाटा इज़ प्रेजेंट इन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, जब कोई डाटा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मौजूद होता है तो कोई इंसान भी उसके क्वालिटी को चैलेंज नहीं कर सकता। और हम लोग डाटा क्यों ऑर्गेनाइज करते हैं, हम लोग डाटा ग्राफिक्स, टेबल्स, फ्लो चार्ट, मैप्स या डायग्राम्स की फॉर्म में इसलिए ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि उस डाटा की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाए और कोई बंदा भी उसको चैलेंज ना कर सके। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने डाटा ऑर्गेनाइजेशन और डाटा एनालिसिस के बारे में पढ़ा। एनालिसिस के बारे में नहीं डिस्कस किया, बस आज हमने डाटा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही पढ़ा है। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप ज़रूर डिस्कस करें। थैंक यू सो मच। डाटा एनालिसिस क्या होता है ये हम लोग इंशाल्लाह अपने लास्ट लेक्चर में कल डिस्कस करेंगे, और ये भी देखेंगे कि मैथमेटिक्स का रोल बायोलॉजिकल मेथड में या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मैथमेटिक्स का क्या रोल है। क्यों हम लोग ये कहते हैं कि मैथमेटिक्स इज़ एन इंटीग्रल पार्ट वाइल सॉल्विंग एनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो ये सारी बातें इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।